नमस्कार साथियों, वास्तु कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। हम डील कर रहे थे सी सेट के क्वांट सेक्शन के साथ। पहले 2 सेशंस के अंदर हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम को और हमने डिस्कस किया था नंबर्स का जो बेसिक पार्ट है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ एक सवाल भी हमने डील किए थे। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जैसे सवाल सी सेट में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि परफेक्शन उन्हीं से क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। अगर कोई छोटा सवाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक पेज के ऊपर हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख जाएगा। अदरवाइज एक पेज पर हिंदी रहेगी, एक पेज पर आपकी इंग्लिश रहने वाली है। इन सब की पीडीएफ अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वास्तु कॉन्सेप्ट ऐप के अंदर आपके पास रहती है, या फिर टेलीग्राम चैनल है वास्तु सर ऑफिशियल नाम से, यहाँ पर आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएंगी। चलो भाई, सबसे पहला सवाल आपका इनइक्वलिटी पर बेस्ड सवाल होते हैं। ये इजी कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाते हैं। सवाल क्या हमारे पास, इसने कहा क्या इज ये कॉम्बिनेशन आपका ग्रेटर देन है इस कॉम्बिनेशन से। पी क्यू आर इसने क्या कहा, यहाँ पर आपके पास इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर होने का मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव आप सारे के सारे यहाँ पर ले सकते हैं। इसका आंसर सिर्फ आपको यस और नो में देना होता है। चाहे इसका आंसर आए यस, चाहे इसका आंसर आपका नो निकल के आए। कहने का मतलब आप या तो पहला स्टेटमेंट यूज करें और उसके थ्रू आपको ये जो सवाल है इसका आंसर पता चल जाए। आंसर चाहे यस में हो चाहे नो में, आंसर देने से मतलब है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है दूसरे स्टेटमेंट से काम चल जाता है, या फिर कई बार होता है दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करते हैं, उसके थ्रू आंसर निकलता है। या फिर ऐसा होता है दोनों स्टेटमेंट का भी आप सहारा ले लेते हैं लेकिन फिर भी आंसर नहीं दे पाते। तो इसमें क्या करता है एग्जामिनर, कई बार तो ऊपर आपको सीधे सीधे आसान सा सवाल दे देता है, कई बार क्या सवाल को कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास करता है, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, इसने क्या कहा कि P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन है P माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। ये सवाल आपके पास, क्या ये इससे ग्रेटर देन है। देखो राइट साइड में पॉजिटिव P है, लेफ्ट में पॉजिटिव P है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू, ग्रेटर देन माइनस आर उधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो क्यू है वो आर से बड़ा है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, P माइनस क्यू इज पॉजिटिव। P माइनस क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। पहले स्टेटमेंट से माइनस क्यू राइट में चला गया, पहले स्टेटमेंट से सिर्फ हमें इतना पता चला कि P आपका जो है वो Q से बड़ा है। लेकिन क्या आप ये बता पा रहे हैं कि क्यू आर से बड़ा है या नहीं है, यस या नो कुछ भी हो सकता है, नहीं बता पा रहे। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसने कहा P माइनस आर इज नेगेटिव। P माइनस आर नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है, P जो है वो आपका लेस देन आर है, ठीक है। P की वैल्यू आर की वैल्यू से कम है। क्या उस सेकंड स्टेटमेंट का सहारा लेकर के आप इसे बता पा रहे हैं, नहीं बता रहे। चलो दोनों को कंबाइंड करते हैं। कॉम्बिनेशन में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, P जो है वो Q से बड़ा है, ठीक है। R जो है वो P से बड़ा है, R जो है वो आपका P से बड़ा है। तो कॉम्बिनेशन क्या मिला, R सबसे बड़ा, P मिड वैल्यू, Q सबसे छोटी वैल्यू। ये क्या कह रहा है, Q की जो वैल्यू है वो R से बड़ी है, लेकिन असल में हमें क्या पता चला, R की वैल्यू Q से बड़ी है। तो इसका वैसे देखोगे तो आंसर नो निकल के आया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट का सहारा लिया। कैन बी यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट टुगेदर बट कैनॉट आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ये आपका रिजल्ट हो गया। हिंदी में बात करें तो ये आपके पास वो सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि इज P ग्रेटर देन Q। सवाल क्या है, क्या आपका P है वो Q से बड़ा है। ये सिंपल सा सवाल है। पहले स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं तो उसने कहा कि P इंटू में Q ग्रेटर देन आपके पास क्या है 0। तो ऐसे केसेस में आप कोई वैल्यू अज्यूम करते हो और उनका सहारा लेते हो।
तो आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि भाई दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप दो नेगेटिव नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। चलो, आपने एक वैल्यू p की ली 3, दूसरी वैल्यू q की ली 2, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से तो कोई भी है वो कह देगा कि भाई ये वैल्यू p की है, ये वैल्यू q की है और ये ग्रेटर देन भी 0 है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था 2 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन भी तो ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से देखो, इसके अंदर आपने क्या देखा, p ग्रेटर देन q है, बट इसको आप थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखते तो p आपका लेस देन q है। तो क्या आपको एकदम श्योरिटी आ गई इस चीज़ के अंदर कि p ग्रेटर देन q है? नहीं, एक बार p बड़ा है, एक बार p आपका छोटा है, तो पहले स्टेटमेंट से काम नहीं चला। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड क्या कह रहा था, p स्क्वायर जो है इज ग्रेटर देन q स्क्वायर, p स्क्वायर ग्रेटर देन q स्क्वायर। तो स्क्वायर में वैल्यू लेनी होगी तो हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कंडीशन तो जस्टिफाई हो गई। यहाँ आपके पास देखो क्या हुआ, p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है, तो p ग्रेटर देन q का तो आपके पास रिजल्ट आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि आप एक नेगेटिव वैल्यू का सहारा ले लेते, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या बनता 9, ये बनता 4, ग्रेटर देन क्या है, ये 9 ग्रेटर देन 4 है। लेकिन गौर से देखना, p की वैल्यू -3 है, q की वैल्यू -2 है, p लेस देन q जो है आपके पास यहाँ पर क्रिएट हुआ। -2 की वैल्यू बड़ी है, -3 छोटा है, नंबर लाइन को हमने देखा ही था, तो ये मेरे ख्याल से उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं, तो किसी एक से भी नहीं दे सकते आप आंसर, और दोनों का सहारा लेकर के भी आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। द क्वेश्चन कैनॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, दोनों ही जगह पर सेम टाइप का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो दोनों का यूज करके भी आंसर नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, देखो, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, इज x एन इंटीजर, क्या x आपका एक इंटीजर है? तो सबसे पहले तो नंबर्स में हमने पढ़ा था इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 हो गया, 1 2 3 4 5, और ये नेगेटिव साइड के अंदर भी होते हैं, -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, चलो, सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल क्या, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x/3 इज नॉट ए इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। x/3 आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू जो है आप ले लो 1, ली जा सकती है, क्योंकि 1/3 आपके पास क्या हो गया, वैल्यू को सोल्व करोगे डेसिमल के अंदर आएगी, जो कि आपका इंटीजर नहीं है। आप इसकी वैल्यू 2 भी ले सकते थे, 2/3 भी आपका क्या इंटीजर नहीं है। आप x की वैल्यू 1/2 भी ले सकते थे, ये इंपॉर्टेंट था। x अपोन में 3 आपको चेक करना था, x की वैल्यू आपने 1/2 ले ली, अपोन में 3, तो ये क्या बना 1/6। तो सिर्फ अगर आप रैंडम चेक करने लग जाएंगे तो आपको लग सकता है कि भाई x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 आप रखेंगे नहीं, क्योंकि इसने कहा था ये इंटीजर नहीं होना चाहिए। फिर आप 4 रखते, 5 रखते, तो वहाँ पर आपको लग सकता था कि हाँ भाई x की वैल्यू जो है वो इंटीजर है। लेकिन अगर आप x की जगह के ऊपर कोई और वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू रख देते हैं, जैसे 1/2 रख देते हैं, 1/3 रख देते हैं, तो भी हमारा स्टेटमेंट नॉट एन इंटीजर का बनता है। यहाँ से 1/3 बना, 2/3 बना, इसका सहारा लिया तो 1/6 बन गया, उसका सहारा लिया तो 1/9 बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है, गारंटी नहीं है इस बात की, इंटीजर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये वाली बात तो आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, इससे नहीं पता चल रहा। सेकंड नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट है उसको ऑब्जर्व करना, 3x जो है वो आपका क्या बनना चाहिए, एक इंटीजर बनना चाहिए, इंटीजर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 ले सकते हैं। ठीक है, 3 × 1 3 बन गया, 3 × 2 6 बन गया, ये भी इंटीजर बन रहा है। लेकिन एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर आप 1/3 ले लेते तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करते, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता, यहाँ पर आपके पास 1 क्रिएट होता, 1 इंटीजर था। हम सिर्फ किस पर फोकस कर रहे हैं
कि x की कोई भी रैंडम वैल्यू रखें जिससे 3x का कॉम्बिनेशन हमारी इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अगर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इन सब के अंदर डिफरेंस नहीं पता है तो ये सवाल आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/3 रखते हैं आप, 2/3 रखते हैं, तो इंटीजर तो बन ही रहा है। 2/3 रखोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन क्या x की वैल्यू हमेशा इंटीजर हुई? नहीं। क्या इन दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेकर के? बिल्कुल भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेने से भी कोई फायदा तो होगा नहीं यहाँ पर। चलो, ये रिजल्ट आ गया हमारा ऑप्शन डी। आगे देखो, आगे क्या है। आपके सामने एक सवाल है, सीसेट 2022 के अंदर पूछा गया था दो धनपूर्ण संख्याओं p और q के बारे में, जो इस प्रकार हैं कि आपके पास p जो है वो अभाज्य है, p प्राइम नंबर है, और q जो है आपके पास वो एक आपका कंपोजिट नंबर है। p आपका प्राइम नंबर है, q आपका कंपोजिट नंबर है। अब इसने कहा कि नीचे कुछ स्टेटमेंट है, इनको देखो। तो इसने कहा कि p इंटू में q कैन बी एन ओड नंबर। ठीक है, कैन बी वाली जो कैटेगरी के सवाल होते हैं वो हमेशा ही आपके इजी होते हैं, क्योंकि इनको चेक तुरंत के तुरंत हम लोग कर सकते हैं। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का नॉलेज होना चाहिए था, ताकि आप एग्जाम्पल ले लेते। तो प्राइम के नाम पर हम लोग क्या ले सकते हैं? सबसे छोटा नंबर प्राइम 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट या भाज्य संख्या 4। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे 6 भी ले सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इवन चल रहे हैं तो एक ओड भी ले लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखना, p इंटू क्यू कैन बी ओड नंबर। ठीक है, p गुणा में q जो है वो आपके पास ओड नंबर हो सकता है। तो ओड कब बनता है? एक ओड नंबर का एक ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्राइम नंबर में से ओड ले लिया, कंपोजिट में से एक ओड ले लिया, 5 इंटू में 9, दो ओड नंबर का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारा ओड आ गया। ओड और इवन के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लाई को, डिवीजन को हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले सेशन के अंदर। तो अगर उस सेशन का आपके पास नॉलेज है तो कुछ भी खास नहीं था, आपको पता है कि इनमें से इवन ओड होते ही हैं, तो इधर से ओड उठाओ, इधर से ओड उठाओ, सीधे सीधे सोल्व हो गया, वो लिखने की भी नीड नहीं थी। इसके अलावा q अपॉन p कैन बी अ प्राइम नंबर। q के अंदर जब आप p का डिवीजन करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा। q से 4 उठा लो, p से 2 उठा लो, रिजल्ट क्या आया? 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है। p प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर। p प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन आपका प्राइम बन सकता है। बिल्कुल, देखो प्राइम नंबर क्या बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से आपने 3 उठाया, यहाँ से 4 उठाया, दोनों का सम किया और आपके पास 7 आ गया, तो ये भी हो सकता है। तो सीधे सीधे तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो हो सकते हैं। तो कैन बी वालों के अंदर मामला बहुत ईजी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से हो गया करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखना इसने क्या कहा। लेट एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स इज प्राइम एंड वाई इज कंपोजिट। पॉजिटिव इंटीजर आपने लिए हैं, एक्स आपके पास प्राइम नंबर है, वाई कंपोजिट है। फिर इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक्स आपके पास प्राइम है, तो प्राइम वाले केस में जब भी हम लोग चेक करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू डील करोगे तो इजीली कर ले जाओगे। अदरवाइज आपके पास इवन ओड और इनके जो एडिशन है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इन सब का डेप्थ के अंदर नॉलेज होना चाहिए, उससे भी आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। प्राइम नंबर के नाम पर हम लोग ले लेते हैं 2, 3 को, और आगे नीड होगी तो आगे देखेंगे। कंपोजिट के नाम पर हम लोग ले लेते हैं 4 ले लिया हमने, इसके अलावा 6 ले लिया, एक ओड भी ले लेते हैं क्योंकि इवन ओड का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है चेक करते टाइम। चलो, y माइनस एक्स कैन बी एन इवन इंटीजर, कि भाई y में से जब आप x को लेस करोगे तो आपका इवन बनेगा। इवन कब बनता है? जब ओड में से ओड लेस कर देते हैं आप, या फिर इवन में से इवन लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप 4 में से 2 को लेस कर दो, इवन में से इवन को लेस करते, आपके पास 2 बनता जो इवन है। आप ओड में से ओड को लेस करते, 9 में से 3 को लेस करते तो 6 बन जाता।
तो ये चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी, थ्योरी के अंदर। अगर आप पेयर नहीं भी बनाते तो भी सीधे सीधे, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर जो होते हैं उसमें आपके पास 2 जो है वो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर आपके पास ओड होते हैं। कंपोजिट नंबर में आपको पता है इवन ओड का पैटर्न आपका चलता ही रहता है कंटिन्यूअस मैनर में। तो आपको क्या करना था, यहाँ से आपके पास y क्या है, कंपोजिट नंबर, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, इवन ले लूँ, ये प्राइम है इसमें से भी इवन ले लूँ, इवन में से इवन को लेस कर देंगे इवन ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो रीडिंग से ही आ गया तुरंत, वो सब करने की भी नीड नहीं पड़ी आपको। आगे देखना, x इंटू वाई कैन बी एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होकर के कब बन सकता है, जब इवन का इवन से मल्टीप्लाई हो। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास प्राइम नंबर है उसमें से 2 उठाएंगे वो इवन है। कंपोजिट में से तो कुछ भी उठा लो, कोई सा भी इवन, जैसे 2 इंटू में 4, फिर यहाँ पर ये वाला, या फिर अगर आप एक इवन नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन आता है। तो प्राइम नंबर में से हमने 2 को उठाया जो इवन है, बाकी कंपोजिट में से कोई सा भी नंबर उठा लो, क्योंकि कंपोजिट में कोई सा भी नंबर उठाओगे वो या तो इवन होगा या फिर आपका ओड होगा। तो ये कॉम्बिनेशन सीधे सीधे अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये लिखने की भी नीड नहीं थी। इसने कहा 0.5 इंटू में x प्लस वाई कैन बी एन इवन इंटीजर। असल में ये बात क्या है, 1/2 और ये क्या आपके पास x प्लस वाई, क्या ये आपका इवन बन सकता है? बिल्कुल। हम लोग क्या करें, इसको इवन बना लेते हैं, इवन बना लें और ऐसी संख्या बना लें जिसके अंदर 2 का डिवीजन चला जाए। तो कोई से भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओड ओड का कॉम्बिनेशन 3 + 9 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। आप इवन इवन का कॉम्बिनेशन ले सकते थे, 2 + 6 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। तो ये भी कैन बी का पैटर्न था और कैन बी वाले के अंदर सीधे सीधे हमारे पास जो तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पर जस्टिफाई कर गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सीसेट 2022 का सवाल, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? क्वेश्चन पर स्टार डाल लेना। जब भी कभी आप सक्सेसिव मैनर के अंदर इंटीजर्स को अज्यूम करते हैं, जैसे आपको 3 इंटीजर अज्यूम करने हैं, 5 इंटीजर अज्यूम करने हैं, या फिर 3 आपको इवन नंबर अज्यूम करने हैं, 3 आपको ओड नंबर अज्यूम करने हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसिव में। तो सबसे मिड वाले को आपने क्या किया, एक्स अज्यूम कर लिया। इसके जस्ट राइट साइड में जो होगा नंबर कैसे हैं, सक्सेसिव, तो आपने एक्स प्लस ले लिया। लेफ्ट साइड में क्या होगा आपके पास, एक्स माइनस 1। ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करेंगे तो कैलकुलेशन मिनिमम होगी। अगर आप ऐसे अज्यूम करेंगे, पहला नंबर मेरा x है, दूसरा नंबर x + 1 है, तीसरा नंबर मेरे पास x + 2 है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर 2 ही नंबर अज्यूम करने हैं, 4 ही नंबर अज्यूम करने हैं, तो उसके अंदर फिर हमारे पास कोई चॉइस बचती नहीं है खास। लेकिन फिर भी 3 नंबर अज्यूम करने हैं आपको, 5 नंबर अज्यूम करने, 5 नहीं करवाएगा, 3 तक में ही काम अपना हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इवन नंबर या ओड नंबर लगातार अज्यूम करने हैं, तो पहला नंबर मान लो इवन आपने x अज्यूम किया, जैसे आप 4 अज्यूम करते हो तो अगला इवन नंबर क्या होगा, 4 में 2 ऐड कर दो, तो उस केस में एक नंबर आप x + 2 अज्यूम करेंगे और एक आपके पास x - 2, इस 4 से 2 कम कर दोगे वो भी इवन होगा। तो ये अज्यूम करते हैं हम लोग ओड नंबर हो या फिर हमारे इवन नंबर हो उस केस के अंदर। और जब सक्सेसिव के अंदर हम लोग अज्यूम करते हैं तो ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं। रीज़न सिर्फ इतना सा है, कैलकुलेशन एकदम रिड्यूस हो जाती है। चलो अब हमारा जो सवाल कह रहा है उस पर आ जाते हैं। इसने क्या कहा, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स। 3 आपके पास नंबर है, एक नंबर आपने x ले लिया, इनका सम करना है, तो एक नंबर आपके पास इससे अगला x + 1, इससे पिछला जो नंबर है वो आपके पास क्या हो गया, x - 1। इनका सम बताया किसके हैं, इनके मल्टीप्लाई के, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया, x × x + 1 और इससे पिछला नंबर x - 1, यानी ये जो यूज किया इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से ऑब्जर्व करना, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ से 3x = 2 में इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक आपके पास x है, फिर आपके पास x - 1 x + 1। एक फॉर्मूला आपको मैथ्स का
आना मस्ट ही है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता और ये बहुत सारे सवालों में काम भी आता है। कौन सा? अलजेब्रा का सिंपल सा फॉर्मूला है। एक तो ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो मस्ट है। इसके अलावा अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखते हैं तो भी ठीक रहेगा। बाकी ये मस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि इस पर पास्ट में भी सवाल पूछे गए हैं। यूपीएससी जो अदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कुछ एग्ज़ाम में आपके सी सेट में जैसे सवाल पूछे जाते हैं क्वांट के, उसी नेचर के सवाल उन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने कई सारे सवालों को पूछ रखा है। ठीक है भाई, तो ये वाला फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ आप जो जो चीज़ें मैं आपको बताते चलूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा कि यार ये पावर क्यूब का जो पैटर्न है इसका भी रट लेना, नहीं याद करोगे, मुझे भी पता है। तो बेटर ये है कि जो कंपलसरी है उसके ऊपर हम लोग फोकस करें और उन्हीं के थ्रू फिर हम लोग सवालों को डील करें। यहाँ से देखो आपके पास क्या बना, यहाँ पर एक आपको नीड पड़ेगी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की। ये क्या बना आपका x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी यहाँ जो लिखा था ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वन आ गया, इसको इधर भेजोगे माइनस वन, ये आपका 4 बन गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो x की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे वो 2 आएगा, लेकिन 2 को आप चाहे प्लस 2 रखें या माइनस 2 रखें तो भी उसका स्क्वायर करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 4। तो यहाँ से हमें ये लग रहा था कि हमारा जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है उसमें x की जगह पर 2 रखो एक बार के लिए, तो ये नंबर आपका 2 बना, 2 प्लस 1 ये 3 बना और ये नंबर आपका 1 बना। अगर आप माइनस 2 रखते तो यहाँ जैसे आपने माइनस 2 रखा तो ये बन जाएगा माइनस 3, यहाँ आपने माइनस 2 रखा ये माइनस 2 बन गया, माइनस 2 प्लस 1 रखा ये माइनस 1 बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो कॉम्बिनेशन ढूंढ लिए, लेकिन एक इसके अंदर हमारी बात मिस हो गई। क्या? कि यहाँ जो इक्वेशन बन रही थी उसको हमने कैंसिल आउट करके बाकी बातों को भूल गए। तो मैं एक छोटी सी बात को रिकॉल करवाता हूँ कि जब आपके पास ये कॉम्बिनेशन चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, जब आपकी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम जो पावर है वो एक ही होती है, जैसे x या फिर x की पावर कह लूँ, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ x का एक मान निकल के आता है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास x की पावर 2 बन रही है किसी इक्वेशन के अंदर तो वहाँ पर आपके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 4, अंडर रूट किया तो x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2, यानी x की एक वैल्यू प्लस 2 है, एक वैल्यू माइनस 2 है। ठीक है, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन 3 है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि जो x के मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो कितने हो सकते हैं, 3। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या मिस कर दिया, देखो ये एक पूरा पैटर्न है, इसको x से गुणा कर रहे हैं, ये एक पूरा पैटर्न है यानी 3 है आपका, उसको हम लोग x से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे केसेस में x इक्वल्स टू अगर आप 0 रखते हैं तो भी वो इसको जस्टिफाई कर देता है। 0 का उस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 0 बन गया, 0 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 बन गया। ठीक है, ये हमें पता कैसे चल सकता था कि इसके 3 सॉल्यूशन निकल सकते हैं। देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इस x को कैंसिल आउट नहीं करते तो x बाहर था, इस ब्रैकेट के बाहर था, मल्टीप्लाई होता तो वो एक्स क्यूब माइनस एक्स बनता। जैसे ही क्यूब क्रिएट हुआ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसके 3 सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो दोनों तरफ ही x का मल्टीप्लाई है, x की जगह अगर आप 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी और आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस सवाल के अंदर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल इतना डिटेल में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, तो वो हो सकता है सिर्फ उसने 2 कॉम्बिनेशन क्रिएट किए हों और उसने 2 पर टिक कर दिया, सी सेट 2022 का 0 भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आप 0 रखते ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस माइनस 1। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हो जब आप इनका एडिशन करोगे 0 आ गया, मल्टीप्लाई इनका एडिशन करोगे 0 आ गया,
तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 0 बन जाएगा। तो ये तो खैर हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि इक्वेशन से हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर ओनली 3 इसका करेक्ट था। और इस सवाल के अंदर एरर होने के जो चांसेस थे वो मैक्सिमम थे, क्योंकि ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि पावर 1 है तो मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन बनेगा, पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन बन सकते हैं, पावर 3 है तो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन आपके बन सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, कि 5 आपके पास लगातार इंटीजर हैं, उनका जो सम या योग है वो 100 हो सकता है। बिल्कुल ट्राई करके देख लो। x है पहला नंबर, 5 नंबर ले रहे हैं तो एक आप ले लो x+1 और एक आप ले लो x+2। ऐसे ही 2 नंबर पीछे की डायरेक्शन में x-1 और यहाँ पर x-2। पांचों का एडिशन करोगे x x x x 5x बना। फिर देखना जरा ये -1 +1 कैंसिल आउट, -2 +2 कैंसिल आउट, सबका सम कितना बचा बताया उसने 100, x की वैल्यू 20। तो यहाँ से जो हमारा मिड नंबर है वो 20 आ गया, फिर 21 22, पीछे के नंबर देखोगे तो 19 और 18। हालांकि ये वापस से लिख करके आपको चेक नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट है ये इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। फिर इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। अभी अभी हमने देखा था कि 3 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके सम के इक्वल है और ऐसे 3 पेयर बन रहे हैं। ऑब्जर्व करना, ये सवाल इन्होंने सीसेट 2021 में पूछा और फिर इन्होंने देखो 2022 के अंदर इसका जो एक स्टेटमेंट ही था उसको उठा करके पूरा एक कंप्लीट सवाल पूछ लिया। और ऐसे सिर्फ यही सवाल नहीं, ऐसे आपको कई सारे सवाल दिख जाएंगे कि पास्ट ईयर में वैसे से सवाल इन्होंने पूछे, 1-2 साल फिर नहीं पूछा, उसके बाद डिट्टो वैसा सवाल पूछ लिया, या उनके स्टेटमेंट में जो बातें थी उनसे सवाल उठा लिए। तो इनके लिए सीधी सी बात है, एक तो आप प्रीवियस ईयर एटलीस्ट कर ही लें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। दूसरा, नंबर सिस्टम में नंबर्स पर आपकी ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर अर्थमेटिक जो पोर्शन है, अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो एकदम ईजी है। अगर इसकी प्योर थ्योरी की बात करें तो मुश्किल से इसकी 2 पेज की भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी, जो आपको मैक्सिमम 8-10 स्टेटमेंट है वो याद रखने वाले हैं। बट नंबर्स वाला जो पार्ट है, आपने देखा पीछे 2 लेक्चर हमें लग गए सिर्फ नंबर्स को डील करने में, कि इवन नंबर, इनके मल्टीप्लाई, अगर आपने उनको डिटेल में, उनके ऊपर डिटेल में काम किया है, रिवीजन किया है, तो मेरा एक अनुमान है बहुत सारी जगहों पर आपको पेयर भी नहीं बनाने पड़ रहे होंगे कि यार प्राइम नंबर में इवन ओड होते ही हैं, कंपोजिट में इवन ओड होते ही हैं, तो जोड़ना है तो इवन इवन जोड़ दो, इवन बन जाएगा, ओड ओड जोड़ दो, ओड बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, क्या ओड आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, दोनों में ओड ओड है, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप डायरेक्ट उनको स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं अगर आपने नंबर्स को डिटेल में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपको सारा का सारा आपकी जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी? अज्यूम करने के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये पोर्शन एकदम आपका इजी है। नंबर सिस्टम है वो आपको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कारण वो आसान सवाल नहीं पूछते हैं। जैसे अभी अभी हमने एक सवाल देखा ही था यहाँ पर, कौन से वाला था अपना, हाँ ये जो पेयर वाला कॉम्बिनेशन था, तो इसके अंदर वो फंसा ही सकता आपको सीधे सीधे। चलो, इस सवाल के ऊपर मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम इन नंबर को चेक करने के लिए एक दूसरा तरीका भी फॉलो कर लेते हैं, वो क्या है? एवरेज का, ठीक है। अगर आपकी आगे चल के हम लोग एवरेज चैप्टर जो होगा उसके अंदर इस थ्योरी को भी डिटेल में देखेंगे। देखो जैसे कि एग्जांपल से समझना, 1 2 3 4 5, मैं आपसे कहूँ ये नंबर लगातार हैं, लगातार में आपके सीधे सीधे लगातार इंटीजर्स हो सकते हैं, आपके इवन नंबर हो सकते हैं कंसेक्यूटिव, आपके ओड नंबर्स हो सकते हैं। मैं कहूँ इसका एवरेज क्या होगा, तो हम एवरेज के बारे में ये जानते हैं कि सबका सम करो, 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15 15, 5 नंबर है, डिवाइड बाई 3। असल में देखा जाए तो एवरेज का एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि जब आपके पास सीरीज होती है तो सीरीज के अंदर एवरेज जो होता है वो आपका मिड होता है। सीरीज कौन सी? लगातार आपके पास नंबर हो, इवन नंबर हो लगातार, ओड नंबर हो आपके पास लगातार, तो इनके अंदर क्या होता है? मिड टर्म। जैसे आप कोई भी पैटर्न ले लो, फॉर एग्जांपल ओड ले लेते हैं, 5 7 9, लगातार ओड नंबर है, इनका एवरेज ये है, इनका एवरेज आपके पास ये वाला है। ट्राई कर लो,
7 5 12, 12 में 9 जोड़ा 21 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 7। अगर आपके पास एवरेज की ये अप्रोच है देन आप सीधे ही ट्राई करते कि भाई इनका एक बार एवरेज ले लेते हैं। 100 के अंदर 5 का डिवीजन किया, मिड वैल्यू 20 आ गई, इधर वाली वैल्यू 21 22 और इधर वाली वैल्यू 19 और 18। तो ये सीधे ही जैसे ही आपने 20 को देखा तुरंत आप जस्टिफाई कर देते कि हाँ 20 मिड वैल्यू है, नंबर्स लगातार हैं, इधर 21 22 आ जाएगा, इधर 19 18 आ जाएगा। तो अगर एवरेज का अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है तो फिर आप सीधे सीधे उसको हिट कर ले जाते। आगे देखना, द प्रोडक्ट ऑफ, ये वाली चीज तो खैर हमने देखी थी, तो इनमें से क्या है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं। देखो इसने क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी सेट 2020 का हमारा सवाल है। देखो P माइनस 2016 इक्वल्स टू Q प्लस 2017 इक्वल्स टू में R माइनस 2018 इक्वल्स टू में S प्लस 2019। एक तो तरीका ये होता है कि इनमें कोई संख्या आप ऐड कर दो या फिर सब में से कोई नंबर को आप घटा दो, उसके थ्रू डील कर दो, लेकिन वो चैलेंजिंग होगा क्योंकि नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे मान लो आपने 2018 को सब में ऐड किया, ये तो 0 बन गया, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, लेकिन ये और ये नंबर आपके बहुत बड़े हो गए। दूसरी अप्रोच क्या होती है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। कैसे, देखो ट्राई करना। P माइनस 2016 इक्वल्स टू में Q प्लस 2017। एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ। P बराबर ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, Q के अंदर 2017 भी जुड़ेगा, 2016 भी इधर जुड़ेगा। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात बताओ, P के अंदर आपने क्या किया है, कुछ ऐड किया है। सॉरी, P बराबर क्या किया, Q के अंदर आप कुछ ऐड करते हैं तब आप P के इक्वल आते हैं। बात को समझना, Q आपका कहीं यहाँ है, उसमें आपने कुछ ऐड किया, आप यहाँ तक आए और अब आपका लेवल किसके इक्वल हुआ है, P के। तो Q यहाँ था, P यहाँ था, Q में आपने कुछ ऐड किया तब रिजल्ट आया। तो यहाँ से आपको सीधे पता चल गया P ग्रेटर देन है Q। एक अप्रोच आपकी ये भी हो सकती थी कि आप थोड़ा कॉमन सेंस और बेहतर तरीके से लगाते। कैसे, देखना कि P में से कुछ आप लेस करते हैं और Q में कुछ ऐड करते हैं तो बराबर होते हैं। Q है उसमें आपको कुछ ऐड करना है, P में से लेस करना है, यानी P का लेवल कुछ ज़्यादा रहा होगा, P से आपने कुछ लेस किया, यहाँ पर जैसे P था यहाँ Q था, Q में आपने कुछ ऐड किया, P में कुछ लेस किया, तो P ऊपर था, Q आपका नीचे था। तो एक कॉमन सेंस का तरीका ये भी था कि आप सीधे सीधे इसको जज कर लेते कि P ग्रेटर देन Q है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो ये Q तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया। चलो अब P का कंपैरिजन हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, ये तीनों जो पार्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला आपस में इक्वल है। यहाँ से देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखना ये P माइनस 2016 इक्वल्स टू में R माइनस 2018, ये माइनस का 2018 इधर हम लोग भेज देते हैं, तो प्लस का 2018, लेफ्ट साइड में क्या बना आपके पास, P प्लस 2 इक्वल्स टू में R। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, देखो P में जब आप 2 ऐड करते हैं, P के अंदर जब आप 2 ऐड करते हैं तब R बनता है, तो हम कह सकते हैं R की वैल्यू ज़्यादा है। P यहाँ है, उसमें कुछ ऐड करते हो तब आप R के इक्वल आते हो, तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं R जो है वो P से बड़ा है। तो ये भी हमारे कंपैरिजन से क्या हो गया, यहाँ पर बाहर हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू अब तक क्या है हमारे पास, R। अब R सबसे बड़ी आ गई, अब तक इन दोनों का कंपैरिजन देख लो। इन दोनों में देखो, इसको इधर भेज देते हैं, R इक्वल्स टू में S प्लस 2019 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2018। S एक वैल्यू है, उसमें आपने कुछ ऐड किया तब R के इक्वल आए, तो आपका जो R है वो S से R जो आपका वो S से भी ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं R जो है वो यहाँ सारी वैल्यूज से आपका बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सॉरी भाई, आगे देखना। हाँ, अगला सवाल देखो, टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू 4 नंबर्स P, Q, R एंड S फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। सी सेट 2020 का सवाल है। इसने कहा कि R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, R जो है वो P से भी बड़ा है और R जो है वो आपका Q से भी बड़ा है। हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, S इज नॉट द लार्जेस्ट, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, S सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, S सबसे बड़ा नहीं है, तो देखो R आपका जो है वो इससे भी बड़ा है,
आर इससे भी बड़ा है, इतना तो तय है कि आर एस से भी बड़ा होगा, क्योंकि एस जो आपका वो सबसे बड़ा नहीं है यहाँ पर। यहाँ से देखना अमंग 4 नंबर्स पी क्यू आर एंड एस विच वन इज द लार्जेस्ट, इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से तो हमें पता चला आर, और सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चला यहाँ भी आर। अगर हम लोग सिर्फ इन दो स्टेटमेंट का सहारा लेते तो हमारे पास एस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, तो उससे हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि आर आपका एस से बड़ा है। लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं देन आर जो है आपका वो पी से भी, क्यू से भी और एस से भी बड़ा है। तो S1 एंड S2 टुगेदर आंसर देने में आपके सफिशिएंट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये इस सवाल का हिंदी था। अगला सवाल देखना, टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड्स टू टू नंबर्स फॉलोड बाय देयर प्रोडक्ट इज 21, देयर सम इज 10, कि इनका जो मल्टीप्लाई है वो 21 है, इनका जो सम है हमारे पास वो हमारे पास कितना है, 10 है। व्हाट आर दी टू नंबर्स, कि दो नंबर क्या है। तो अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करूं कि दो नंबर का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बन रहा है, 21 कैसे बन सकता है, तो आप कह सकते हो 1 इंटू 21, ये भी 21 बन सकता है। ठीक है, कोई और तरीका हो सकता है क्या, तो आप कहोगे 1 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 3 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन भी 21 बनाता है। और कोई वैल्यू नहीं बनेगी। 7 इंटू 3 21 इंटू 3। कारण क्या है, जब आप 21 को फैक्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा कमांड आ जाएगी। 1 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है एक तरीके से। 1 को भी हटा देते हैं इसमें, लेकिन जब पेयर बनाने होते हैं तब उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ये बन सकता था। तो क्या आप इस स्टेटमेंट का सहारा लेकर के सीधे सीधे ये बता सकते हो कौन से वो दो नंबर हैं। तो इससे तो ये भी लगता है कि ये दोनों भी हैं और ये दोनों भी हैं, तो पहले स्टेटमेंट से बात नहीं बनी। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इसने कहा कि दोनों का सम 10 है, तो सीधी सीधी देखो 10 बहुत जगह पर आपको मिलेगा, बहुत जगह पर आपको 10 मिल सकता है। कैसे, 0 प्लस 10 आपका 10 हो गया, 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5, इस टाइप से मिल सकता है। तो अकेले से तो बात नहीं बनेगी कि उनका जो सम 10 है, 10 वाले बहुत कॉम्बिनेशन मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग दोनों का सहारा ले लें कि इनका मल्टीप्लाई 21 बन जाए और इनका सम 10 बने, तो सम यहां पर 10 नहीं बन रहा है, यहां बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट का सहारा लें, सिर्फ पहले का सहारा लेते हैं तो आपके पास 2 पेयर आते हैं, सिर्फ दूसरे का आप सहारा लेते हैं तो 10 का सम करने के कई सारे तरीके बन गए। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई 21 मेंटेन करते हैं, एडिशन 10 मेंटेन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक कॉम्बिनेशन बनता है 3 और 7 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्टेटमेंट को अगर आप एक साथ यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। आगे देखना, ये सवाल का आपका हिंदी था। सीसेट 2020 में पूछा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके वर्गों का अंतर। इस सवाल पर स्टार डाल लेना, इसका रिपीटेशन ठीक है, इन फ्यूचर भी हो सकता है दिख जाएगा, क्योंकि अदर जो एग्जाम्स है उसमें इन्होंने इस सवाल को कई बार पूछ रखा है। नेचुरल नंबर के इतने ऐसे कितने पेयर हैं जिनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है 63 है। तो मैंने क्या किया, एक नेचुरल नंबर x माना, दूसरा y माना, इनका मैंने क्या किया, स्क्वायर, ये लो, इनका डिफरेंस क्या है 63। अगर आप खुद से अगर ऐसे अज्यूम करने लग गए कि 63 कहाँ बनेगा, कि जैसे आपने ले लिया 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसमें से क्या लेस करें, ऐसे इसके पेयर आप कभी नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बनाएंगे, आप इस बात को एज इट इज़ लिखो। पीछे हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो मस्ट है, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, कोई से को भी पहले बाद में आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने क्या लिखा, x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई इक्वल्स टू में 63। तो कुल मिलाकर के देखो, एक ये संख्या बनेगी टोटल और एक संख्या ये बनेगी, दोनों का मल्टीप्लाई 63 आ रहा है। 63 कैसे बना सकते हैं, तो 63 बनाने का तरीका देखो, एक तो सिंपल सा है, 1 इंटू में 63,
जो प्लस का कॉम्बिनेशन है वो बड़ा रखते हैं, माइनस वाले को छोटा रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कारण क्या, नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो नेगेटिव तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो दोनों का सम करोगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे नेचुरल नंबर है तो छोटा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा 63 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है, तो 3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, 3 गुणा में 21, ठीक है। 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, 7 गुणा 9 63, तो इधर अगर 7 लेते हो तो इधर 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 के बाद 9 का जाना है, लेकिन 9 के साथ फिर ये पेयर बन गया, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन बने। आप चाहें तो सीधे सीधे इन कॉम्बिनेशन से ही आंसर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके मन में हो कि मैं तो वो नंबर ढूंढना चाहता हूं, तो देखो x माइनस वाई, पहले केस में क्या आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू 1 है एंड x प्लस वाई की आपके पास वैल्यू क्या है 63, ये निकला है। यहाँ से नंबर नहीं मिले आपको अभी भी, कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि सर 63 का स्क्वायर -1, ये तो 63 नहीं होता, नहीं होता, ये पेयर है। x प्लस वाई आपका 63 है, x माइनस 1 आपके पास 1 निकल के आया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अगर आपको निकालना, आंसर यहीं से आ गया है, क्योंकि 3 पेयर बने हैं, 3 ही आपके पास कॉम्बिनेशन क्रिएट होकर के 3 संख्याएं यहाँ पर मिल जाएंगी पेयर के अंदर। चेक कर लेते हैं, दोनों को ऐड करोगे 2x इक्वल्स टू में 64, देन x की वैल्यू 32, x अगर आपके पास 32 है तो y कितना, तो x 32 आपके पास, माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये उधर चला जाएगा, इसको इधर भेजोगे, 32 में से लेस किया 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 31, ठीक है भाई, 32 और दूसरी वैल्यू आपके पास 31, तो इसकी वजह से आपके पास ये नंबर निकल के आए। ऐसे ही अगर आप इनको डायरेक्ट ट्राई करें कि एक बार इन दोनों को जोड़ोगे, 2x आएगा, 21 और 3 आपके पास कितना हो गया 24, 2 का भाग दोगे तो x का मान 12 आ गया, ठीक है। और फिर दूसरे केस में क्या होगा, 12 में क्या जोड़े, क्योंकि x प्लस वाई की जो वैल्यू आपके पास 21 बन रही है, तो 12 में आपने क्या जोड़ा है, यहाँ पर 9 आपने ऐड किया तो 21 आ गया। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिख रहा था, इसकी वजह से वो x y का पेयर बन गया। अगर आप इससे चेक करना चाहते तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 2 का डिवीजन करते तो x की वैल्यू 8, 8 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा आंसर यहीं तक था, इतना आप लिखते इससे आ जाता, वो बस आप अपनी तसल्ली के लिए डील कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या बनेंगी, अगर वो चेक करना चाहते हैं देन वो अप्रोच है, अदरवाइज 3 आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, इनसे आपका काम चल गया, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल की बात करें तो अगला भी हमारा इसी टाइप का यहाँ पर सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है, तो सीधे सीधे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास 35, x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई बनेगा इक्वल्स टू में 35। आगे चल के हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टर्स, उसके को पढ़ने के बाद आपके पेयर और ज़्यादा इजीली बन जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने 35 का, एक उसमें प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब पेयर बनाते हैं तो वो एक हमारी हेल्प करता है, क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई का एक तरीका होता है। तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन 1 इंटू 35, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 35 में किसका भाग लगता है 5 का, तो 5 गुणा में 7 35 हो सकता है। तीसरा 7 का भाग जाएगा, लेकिन फिर इधर 5 बन जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला करके हमारे पास कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये वाली बात आप चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको डील कर सकते हैं। आगे देखो, 4 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 294 है, इन संख्याओं का योगफल क्या है। देखो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कुछ अलग एग्जाम्स में तो ये सवाल वो पूछ रहा है, सी सेट के अंदर अब तक मैंने ये सवाल नहीं देखा, इन फ्यूचर ऐसा सवाल हो सकता है आ जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी अप्रोच। 4 लगातार आपके पास नंबर है, ठीक है, और उनका स्क्वायर आपने किया, स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास कितना है 294। इन नंबर्स का व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का सम क्या होगा। तो एक तरीका ये हो सकता है
कि एक कोई बच्चा कहे 4 संख्याएं मानूं तो बीच वाली तो x ले लूं, ठीक है, फिर अगली x+1 ले लूं, पिछली x-1 ले लूं, यहाँ तक ठीक था। एक संख्या उसने मान लो x+2 ले ली, या इधर से देखोगे तो x-2 ले ली। जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका मूड वैसे ही ऑफ हो जाएगा कि अब क्या करें भाई, a+b का तो होल स्क्वायर याद नहीं किया, याद हो तो ट्राई ज़रूर कर लेना उस चीज़ की। लेकिन अगर वो भी आपको पता है तो भी ऐसा नहीं है कि इसका आंसर तुरंत के तुरंत निकल जाएगा। तो क्या करें फिर? तो फिर हम लोग इन सवालों में सहारा लेते हैं किसका? एवरेज का। क्वेश्चन पर स्टार डाल लेना भाई। इन फ्यूचर आपका जो CSET 2024 हो रहा है, हो सकता है इस नेचर का सवाल यूपीएससी आपके एग्जाम में उठा करके डाल दे, ठीक है। क्योंकि आप खुद से ट्राई करके देख लो, लेक्चर को पॉज करो, खुद से ट्राई करके देख लो कि मैं कैसे निकालूंगा। तो इसका एक ही समाधान बनता है कि हम नंबर्स को अज्यूम करें, लेकिन अज्यूम आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एवरेज का सहारा लेंगे तो अज्यूम करना बहुत ईजी है। कैसे? देखो, 4 नंबर हैं, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर और चौथे नंबर का स्क्वायर। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो आपके पास 294 आता है। अगर मैं इसका लगभग एवरेज निकालूं, तो 4 संख्याएं हैं, 294 में 4 का डिवीजन करोगे, 4 का डिवीजन किया आपने 7 बार, लगभग निकालना है, 7 4 28, और ये लगभग हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 7 4 28 हो गया, एक बचा 4 3 12, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ गया? 73। और ये है क्या 73? ये जो नंबर्स चल रहे हैं किस फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म में। अगर आपने x नंबर लिया है तो आपने किसको ऐड किया था? x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ऐसे आपने क्या माने थे? 4 स्क्वायर वैल्यू मानी थी, उनका सम 294 था। तो ये जो स्क्वायर वैल्यू है, हर एक स्क्वायर वैल्यू की एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आई? लगभग 73 के आसपास, ठीक है। तो जब हम लोग नंबर अज्यूम करेंगे तो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका एवरेज, 4 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर वो 73 से कम रह जाए, और 2 संख्याएं हम लोग क्या करें? 73 से ऊपर चली जाए। 73 से के आसपास किसका स्क्वायर होता है? तो आप जैसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो एक तो हम लोग ले लेते हैं 8 का स्क्वायर, इससे पहले 7 का स्क्वायर, इसके बाद कौन आया? लगातार ही नंबर है, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी सीधे ही नहीं लिखना, इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, सबको जोड़ा, 9 4 13 और 1 14, 8 6 14, 4 18 और 1 19, 1 1 2, 294 जस्टिफाई हो गया। तो हमारा एक नंबर 7 है, एक 8 है, एक 9 है, एक 10 है। सबका एडिशन कर दें हम लोग, 7 + 8 + 9 + 10, हाँ, 9 8 17 7 24 10 34, 34 हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन पर स्टार डाल लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम में वही है कि अब समस्या ये है कि कोई स्टूडेंट अगर एसएससी का होता, बैंकिंग का होता, सीडीएस का होता, रेलवे का, तो वो तो क्या पूरे साल मैथ्स पढ़ते रहते हैं, तो उनमें अगर ऐसा कोई सवाल आता तो फिर तुरंत उसको एग्ज़ाम अप्रोच सिखा देते हैं, क्योंकि वो मैथ्स लगातार पढ़ेगा, आप उतना नहीं पढ़ते हैं कि इसका एवरेज निकालो, लगभग 300 माना 75 के अप्रोक्सीमेट, तो फिर सीधे ही हम लोग नंबर यहाँ से उठाते, फिर उसको चेक कर लेते। लेकिन हमें CSET के अंदर वो चीज़ें पढ़नी है कि हम पूरे साल मैथ्स को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अदर सब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में नंबर तो बाकी पार्ट के जुड़ेंगे और पेपर 1 को भी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो हम वो चीज़ें पढ़ें जिससे कि हम लोग CSET वाले पोर्शन के अंदर एक सेफ साइड के अंदर आ जाएं। इनके अंदर आपका जो क्वांट वाला सेक्शन है वो चैलेंजिंग रोल प्ले करता है। कारण उसका यही है कि नंबर्स का हमारे पास नॉलेज नहीं होता उतना डेप्थ में। आगे देखो, 3 लगातार नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना है? 110। यहाँ भी क्या आपके पास 3 नंबर है स्क्वायर, यानी कि एक नंबर आपका a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, और नंबर कैसे हैं? लगातार। इसने कहा कंजिक्यूटिव आपके पास नंबर है। 3 का अगर मैं डिवीजन कर दूं इसमें तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। 3 का भाग दिया हमने, 3 का भाग 3 3 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 बचेगा, लगभग 36 पॉइंट समथिंग है, 36 के आसपास आपका जा रहा है। और ये क्या है? जो भी आप नंबर ले रहे हो उनका क्या है? स्क्वायर। a स्क्वायर लिया आपने, b स्क्वायर लिया, c स्क्वायर लिया, इनकी एवरेज वैल्यू है।
3 ही वैल्यू है, तो मिड वाली टर्म को हम लोग क्या ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर, इससे एक नंबर आगे 7 का स्क्वायर, एक नंबर पीछे 5 का स्क्वायर। क्रॉस चेक भी कर लो, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, ऐड किया 9 6 15 और 5 20, 4 3 7 9 और 11, ये इसको जस्टिफाई भी कर गया। यहाँ से देखो क्या पूछ रहा है, इनके घनों का योगफल, इनका हमें क्या निकाल के ऐड करना है, क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब, ये थोड़े से आपको पता होने चाहिए, कुछ आपको पता रहते हैं, मान लो 7 का नहीं पता है, 7 × 7 49 हो गया, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी कोई भी भैया ट्रिक सीखने के चक्कर में ही मत पड़ना कि ऐसे मल्टीप्लाई फास्ट होगा, ऐसे एडिशन फास्ट होगा, नहीं होगा। फास्ट होने के लिए क्या होता है कि जैसे एडिशन के अंदर भी किसी को कमांड डेवलप करनी है, स्पेशली बैंकिंग में उसकी नीड पड़ती है। डीआई आता है, डीआई में अप टू डाउन यानी वर्टिकल एडिशन होता है, हॉरिजॉन्टल एडिशन होता है। एडिशन के ऊपर ही एटलीस्ट उनको 4-5 हज़ार सवाल सोल्व करने पड़ते हैं कि 2-2 के कॉम्बिनेशन, 3-3 के कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में 4-4 के कॉम्बिनेशन, डिजिट्स बढ़ा करके, इस टाइप से। आप 2 बातें सीख करके कैलकुलेशन डेवलप कर लेंगे, नहीं होगी, ठीक है, ये तो है सत्य। बाकी अगर मैं कह दूं कि 5 का मल्टीप्लाई करना होता है तो संख्या में 2 का भाग दे दो, 0 लगा दो, ऐसे मुश्किल से आपको एक स्क्वायर इजी मिलेगा कि किसी भी डिजिट के एंड के अंदर 5 आता है तो स्क्वायर करते हैं तो 25 बन जाता है, सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई। एक 5 का मल्टीप्लाई इजी पड़ता है उसके अंदर, या 2 का डिवीजन बोल लो, बाकी चीज़ें इजी नहीं पड़ती हैं, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना। हाँ, कर सकते हो तो जो मल्टीप्लाई आप करते हैं, एडिशन करते हैं, डिटेल में लिख करके करें, बस उसमें एरर ना हो, इतना ध्यान रख लें। याद कर सकते हैं तो 10 तक क्यूब याद कर लें, बाकी अगर बड़ा आ जाएगा तो फिर गुणा करके जुगाड़ लगा ही लेंगे। 20 25 30 तक अगर आपको स्क्वायर याद होते हैं तो इतना आप कर लें, ठीक है। टेबल वेबल की भी 10-12 तक तो सबके पास याद होती हैं, बाकी से हम लोग काम चला लेंगे, क्योंकि परफेक्शन तभी आएगा जब, जैसे परफेक्शन क्या होता है, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, ठीक है। इस टाइप से आपके पास अगर आपको टेबल याद है तो उससे फ़ायदा होता है। अगर आप उसके अंदर भी नीचे से लेकर के ऊपर तक जा रहे हो, फिर देख रहे हो कि ये रिजल्ट आएगा, तो उस टेबल का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो उसको अवॉइड करो। यानी कैलकुलेशन के नाम पर आपको एफर्ट नहीं डालने हैं। कैलकुलेटिव अगर आप यहाँ देखोगे, मेरे हिसाब से सवाल नहीं मिलता है। 6 5 11 3 14, 4 2 6 7 और 1 8, 3 2 5 6 और 1 7, सम कितना आ गया, क्या गड़बड़ हुई भाई, ओके एक मिस्टेक कर दी, 4 2 6 7 और 1 8 आ गया था, कैरी नहीं था, 3 2 5 और 1 6, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 684। ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, सी सेट ने अभी ऐसा सवाल नहीं उठाया है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अदर एग्जाम्स में से मैंने कहा था कि आपको कंटेंट रिलेवेंट मिलेगा, ये नहीं है कि कोई एसएससी का सवाल उठा लिया, ठीक है। कुछ सवाल हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट सीखने में, बाकी सवालों का नेचर ये मान के चलो 60 to 70% सवाल वही हम लोग डील करते हैं जैसा आपकी एग्जाम का पैटर्न है। 30-40% सवाल बिल्कुल हम लोग अदर यूज करते हैं, कारण हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि इन चीज़ों पर कमांड कैसे डेवलप की जाए, ठीक। तो ये सवाल हो सकता है वो लोग उठा लें। आगे देखो, सी सेट 2019 का एक सवाल है। 2019 वाले में क्या कहा है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40, देन विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। स्टार इस पर भी डाल लो, आप ट्राई करके देखो। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा, मेरे ख्याल से 90% चांसेस बनते हैं कि इस सवाल ने आपको कंफ्यूज किया होगा, और इससे नकली भी कोई सवाल नहीं था, इनइक्वलिटी पर बेस्ड सवाल था। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है इसके अंदर, x इज ग्रेटर देन y, ये 4 स्टेटमेंट बन रहे हैं। पहले तो इसको देखो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, पहली बात। y इज लेस देन और इक्वल टू 40, y इज लेस देन और इक्वल्स टू 40। अब क्या करता है बच्चा, दिमाग लगाता है कि यार x की क्या वैल्यू ले लूँ, y की क्या वैल्यू ले लूँ कि ये इससे बड़ा होगा, वो डिफरेंस करेगा। देखो इनइक्वलिटी के अंदर, इनइक्वलिटी इतना सही पूछते हैं लोग, जितना हम लोग अगर नंबर्स के सवाल भी डील करके सीख लेंगे, इतने में हमारा काम धूमधाम से चल जाएगा। बात को समझना। देखो, अगर आपका 5 3 से बड़ा है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो 7 है वो 4 से बड़ा है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 7 और 5 12, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा,
4 और 3 7, ये जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक तरफ साइन क्या रखते हो, कुछ इस टाइप का, ये वाला, 1 मिनट में, कि जैसे 4 है आपका, वो लेस देन क्या है 7 है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं ऊपर नीचे, तो 5 और 4 9 आया, 7 और 3 10 आया, ये रिजल्ट क्या दे रहा है, ग्रेटर देन, ठीक है। आप ऐसे भी यहाँ पर नंबर को यूज कर सकते थे कि भाई क्या करते, इस वाले नंबर की जगह 4 की जगह के ऊपर मैं क्या कर देता, यहाँ पर 4 की जगह पर मैंने नंबर को ले लिया मान लो 9, और इसकी जगह पर मान लो मैंने नंबर ले लिया 2, तो 9 5 आपका 14 हो गया, 3 2 5 हो गया, ये ग्रेटर देन आ गया। यानी कि अगर आपके पास ग्रेटर देन लेस देन का कॉम्बिनेशन है, तो इसको अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके साइन दोनों की ही जो फॉर्मेट है उनमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, या फिर दोनों में ही लेस देन इक्वल्स टू है, अब आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस सवाल के अंदर क्या इशू आ रहा है, देखो इस सवाल को मैं फिर से अगर लिखूं तो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है, एंड y जो है वो आपका लेस देन और इक्वल्स टू क्या है 40 है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ो, 40 आपका बड़ा है किससे भाई, y से, ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग, बात यही है, दोनों सेम ही तो है। बस हमने क्यों लिखा इसको, ताकि इसका जो साइन और इसका जो साइन है वो सेम हो, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, यहां से ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 प्लस वाई, 25 प्लस वाई, ठीक है। अब स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे हम लोग, यहाँ से x y से बड़ा है, अगर हम लोग इसको मैथ्स के हिसाब से भी डील करें तो थोड़ा देख लो, ये 40 है, 25 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 40 में से 25 चला गया 15, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। चलो सीधे तो नहीं पता चल रहा है कौन किससे बड़ा है, यहां से देखो y माइनस एक्स जो है वो 15 से बड़ा है, y माइनस एक्स जो है, यानी कि क्या करें, y तो है, ये आपके पास उधर चला जाएगा x और 15, ये 15 से बड़ा नहीं है, 15 इन दोनों से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी खारिज हो गया। y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर, y माइनस एक्स लेस देन या फिर इक्वल्स टू 15, ये इसका हो गया रिजल्ट। और अगर आप वैसे दिमाग में पेयर बनाना स्टार्ट कर देते कि यार इसको मैं 40 ले लूँ, इधर 25 ले लूँ, तो फिर 15 का गैप है, अगर मैं इसको 41 लेता हूँ और इसको इतना लेता हूँ, वो सिवाय कन्फ्यूजन के और कोई कंक्लूजन नहीं निकालता है। तो इनइक्वलिटी में आपने एक अच्छी बात सीखी कि भाई एक साइड में साइन इनके कर दो, उसके तरीके से डील करेंगे, क्योंकि ये लोग आपका सिर्फ एप्टीट्यूड चेक करते हैं, ये लोग आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करते। यूपीएससी आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करती, हाँ हो सकता है वो एक आध सवाल डाल दे ऐसे कि बच्चा उसके ऊपर फोकस करे और अगले जो नए स्टूडेंट होते हैं वो कैलकुलेशन के ऊपर ही डाइवर्ट रहें कि कैलकुलेटिव भी तो आ सकता है, बहाने को तो कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के भी सवाल इन्होंने पूछे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना पढ़ लोगे, एक ही बार पूछे हैं। अगर आप सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, ऐसे कुछ और भी पोर्शन आपको मिल जाएंगे कि यार वो इररिलेवेंट था, उसको छोड़ दो, ठीक है। 3D के अंदर भी इन्होंने एक आध सवाल पूछे हैं इस नेचर के जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, 3D की इमेजिनेशन है तो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक वास्ट सेक्शन रहता है जिसको अगर हम लोग डील करें तो बात बन जाएगी। अगला सवाल देखो, नंबर्स हमने पढ़ लिए थे, ये सारे जो सवाल जितने भी आपको दिख रहे हैं, फिर से इनका सोर्स बता देता हूँ। यूपीएससी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एनडीए हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, सीडीएस आपका हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, और भी बतेरी एग्जाम है। अलग अलग पेपर में इन्होंने सवाल पूछे हैं, उन्हीं को हमने इंक्लूड किया है, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो इनकी रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी मस्ट भी हमारे लिए। इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, पहले सेशन में हमने देखा था। तो देखो इसको चेक करना तो थोड़ा सा मन भी नहीं हो रहा है कि ये रूट सोल्व होगा या नहीं होगा। P अपॉन Q का फॉर्मेट है, तो ये हमारी कैसी संख्या है, रेशनल। 4 5 4 5 4 5, तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, रिकरिंग ये जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नेचर हो गया, तो इसका मतलब ये भी नंबर आपका क्या है, रेशनल, ठीक है। इसको पहले नहीं चेक कर रहे, इसको देख लेते हैं। 1 2 1 1 2 2 1 1
222, 4 टाइम 1, 4 टाइप 2, तो ये कैसा है, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर है। पहले सेशन को गौर से देखना, देखते ही आप हिट कर ले जाओगे इस सवाल को, एकदम डिटेल में हमने इस पर डिस्कशन किया है। आगे देखो, इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है इसका मतलब कौन सा रोंग को फाइंड करना है हमें, कौन से वाला रोंग है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है, तो जो पूछा जाता है आपके पास पेपर रहेगा, जो पार्ट पूछ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन डाल लो भाई, अदरवाइज क्या है, आते आते भी सवाल गलत हो जाता है। कौन सा स्टेटमेंट हमारा रोंग है, एक ना तो भाज्य है और ना ही, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये बात क्या है, राइट। हमें क्या फाइंड करनी है, कौन सी बात रोंग है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, बिल्कुल जीरो क्या है, जीरो क्या है, सिर्फ जीरो है, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये डिफाइन नहीं है, यानी न्यूट्रल है ये स्टेटमेंट भी राइट है। यदि P इंटू क्यू सम संख्या है, P इंटू क्यू इवन है, देन P एंड Q आर ऑलवेज, इस पर आ जाओ। हमने क्या सीखा था भाई, इवन को इवन से गुणा करते हैं, बात ठीक है, इवन आएगा, लेकिन इवन को अगर आप ओड से गुणा करते हो तो भी तो इवन आता है। नंबर्स के अंदर ही सीखा था, इवन ओड पर बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया था, एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लाई, इनका डिवीजन, क्योंकि इस पर अच्छे सवाल पूछ लेता है और वो कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं। √2 इज इरेशनल नंबर, तो ये भी राइट है। तो स्टेटमेंट कौन सा, ये वाला रोंग है, और ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। सी को हमें यहाँ पर टिक करना था। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल का जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन कुछ जगह पर वो टर्मिनेटिंग नहीं भी होता है, जैसे 1/3 करते हो तो 0.3333 नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाता है, टर्मिनेटिंग भी हो जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन नंबर इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इसको ऐसे समझना। इरेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, यहाँ पर सॉरी हिंदी में पढ़ लेता हूँ, देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं, अशांत होता है। किस नेचर का होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, रुकता नहीं है, वो लगातार जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार उनको रिपीट नहीं कर रहा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल होता है, और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल ये बात आपकी करेक्ट थी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेटमेंट इजी से थे। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या किस नेचर की है, अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग, और पुनरावर्त यानी रिपीटिंग, या फिर एक शब्द हमने काम में लिया था रिकरिंग नेचर का, ठीक है। सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, आपको कौन से वाला देखना है जो रिकरिंग नेचर का यहाँ पर आपको मिल जाए। रिकरिंग के अंदर बात को ध्यान से समझना, अगर आपके पास कोई भी संख्या है, अगर आप इसमें 2 का डिवीजन देंगे तो ये डेसिमल में निकलता है अगर, तो ये आपका हमेशा ही टर्मिनेट हो जाएगा, हमेशा ही। कैसे, आप जैसे 11 में 2 का भाग दो 5.5 आ जाएगा, आप जैसे 17 में 2 का भाग दो 8.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 के जो मल्टीपल हैं, 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इस टाइप के जो मल्टीपल हैं, जो सिर्फ, या फिर यूँ कहूँ मैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2 की जो पावर है उनकी डिवीज़न भी अगर आप देंगे, जैसे 11 में आप 4 का डिवीज़न करेंगे तो ये भी टर्मिनेट होगा। 4 का डिवीज़न किया 2 बार चला गया, 3/4, 30 में 4 का डिवीज़न 7 बार, 2 बचा, 20 में 4 का डिवीज़न 5, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो टर्मिनेट कर देते हैं। किसी नंबर के अंदर आप अगर 10 का डिवीज़न करते हैं वो भी टर्मिनेट कर देता है, ये तो बहुत ईजी होता है। जैसे 17254, इसमें 10 का डिवीज़न करोगे ये हट जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अगर उसमें डेसिमल लग जाता है तो यहाँ ये असल में 10 क्या है, 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन, तो 5 का डिवीज़न करोगे तो भी वो टर्मिनेट होगा। इशू कौन करता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन बनाता है, अगर बनाता है तो हमेशा नहीं बनाएगा। 3 का डिवीज़न किसी संख्या के अंदर, किसी संख्या में 7 का डिवीज़न, 9 का डिवीज़न,
11 का डिवीजन, इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल के लिए अगर आपको ये बात पता है तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं आपको, लेकिन इतना नॉलेज होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये जो आपका रिपीटिंग या रिकरिंग नेचर होता है ये क्या होता है, जिस पर हमने डिस्कशन कर लिया था। मैं मानता हूँ आपको नहीं पता तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इजी टू जो आपको टफ लगता है उसको आप चेक करेंगे। सबसे इजी कौन सी वैल्यू लगी, ये वाली। 17 में 6 का डिवीजन किया, 6 2 12 पॉइंट लगा दिया, 5 में डिवीजन नहीं जा रहा है तो 5/6 करोगे, 50 में 6 का भाग दिया, 8 बार आपके पास चला गया 50 में 6 का डिवीजन, कितना बचा, 2 बचा, 2 में 20 का डिवीजन, 20 बन गया, 20 में 6 का डिवीजन 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार। तो ये कौन से वाला नेचर हो गया आपका, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये यहाँ आपका शो कर रहा है। इनकी अगर बात करें तो देखो 100 की वजह से तो 2 दशमलव लग गए, और ये नंबर क्या है 2 की पावर 4, ये क्या है 2 की पावर आपके पास 3, और ये क्या है देखो इस 10 की वजह से 3.5 बन गया। 5 का डिवीजन करोगे तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा। चांसेस कहाँ बनते हैं, हमेशा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 6 का डिवीजन, आप 18 में कर लो, 18 में 6 का डिवीजन करोगे हो गया टर्मिनेट, यही टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर चांसेस बनते हैं तो ऐसे नंबर जिनमें 3 का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे नंबर जिनमें 7 का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 9 का, 11 का, 13 का, वहाँ पर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नेचर जो है वो क्रिएट हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखो, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। ये जो सवाल है ये भी अभी तक सी सेट में एक भी बार नहीं पूछे गए हैं। प्राइम नंबर पर सवाल पूछे इन्होंने, लेकिन प्राइम नंबर पर भी एक ठीक ठीक डायमेंशन है जिसके अंदर अच्छे सवाल बन सकते हैं। उनमें से ये एक सवाल है कि 3 आपके पास प्राइम नंबर है, इनका सम 100 है। अगर आप हवा में तुक्का मारेंगे ये सवाल सोल्व तो हो सकता है कर ले जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इतने सारे आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करने पड़ेंगे कि इस आपका जो टाइम है वो इतना कंज्यूम हो जाएगा कि बेटर है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये 3-4 सवालों जितना टाइम खा जाएगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मामला बहुत ईजी है। देखो कैसे, आपके पास एक नंबर ए है, आपके पास एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये जो नंबर है ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके, 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11 13 एटसेट्रा, ये आपके पास चलते रहते हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ आपको क्या दिखा, 2 के अलावा, स्टेटमेंट में भी लिखा था 2 के अलावा सारे नंबर आपके ओड होते हैं, और प्राइम नंबर में 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ठीक है भाई, अब इसने देखो 100 बनाया, अगर मान लो 2 को हटा देते हैं, अगर 2 के अलावा ये इन सबको यूज करता है, इनमें से क्या यूज करता हमें नहीं पता, लेकिन अगर 2 यूज नहीं करता देन ये आपका नंबर कैसा होता, ओड। दूसरा नंबर कैसा होता, ओड। तीसरा नंबर कैसा होता, ओड। ओड को ओड में ऐड किया, ओड नंबर, देन ओड में ऐड किया, ओड। फाइनली आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसा आएगा, ओड निकल के आएगा। असल में इसी बात में उस सवाल का लॉजिक छिपा था, और ये जो सवाल है मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है। बहुत एग्जाम में मैंने इसको देखा है, सी सेट में अब तक नहीं देखा है। अच्छा सवाल है ये, हो सकता है 2024 या जब भी आप एग्ज़ाम दें अगर रिपीट नहीं होता तो इसके चांसेस बनते हैं। तो बात समझ में आ गई कि भाई अगर आप 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो तीनों आपको ओड नंबर लेने होंगे। 3 ओड नंबर का, ओड में ओड ऐड करोगे, ओड नंबर, विषम में विषम जोड़ा, विषम आ गया, फिर एक ओड है, इस ओड का इस ओड में एडिशन करोगे देन ओड ही आएगा, 100 आपका इवन है। तो क्या करें भाई, 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इसने मस्ट है कि 2 को तो काम में लिया ही लिया है, ले लिया। अब आपके पास जो नंबर बचे हैं इनमें से क्या कह रहा है, 2 तो इसने ले लिया, एक नंबर दूसरे से 36 ज़्यादा है तो मैं b को ले लेता हूँ x, c क्या हो गया इससे 36 ज़्यादा, बराबर आपके पास 100। 2x इक्वल्स टू में देखो 36 और 2 38, 100 में से 38 आपको लेस करना है, इसको इधर भेज दो, -38, या तो 100 में से 40 घटा दो, 60 बचा, 2 ज़्यादा घटा दिया तो 62, या
10 में से 0 में से 8 लेस किया 2 आ गया, 3 और 1 4 है, यहाँ पर 6 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 31। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनमें से एक संख्या तो 2 है, एक 31 आ गई, एक 36 में 31 ऐड करोगे, 6 और 1 आपके पास 7, 3 और 3 6, एक 67 होगी। ठीक है, क्या इनमें से कोई सा नंबर नहीं है, तो रिजल्ट क्या हो गया, नन ऑफ दी अबव। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखो, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर पर ही बेस्ड है। एक प्राइम नंबर में इकाई के स्थान पर संख्या x है, यूनिट प्लेस के ऊपर आपका जो क्या है वो x है। इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं, x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा आपको, प्राइम नंबर को लिखो। सबसे पहले प्राइम लिखा 2, 2 का यूनिट डिजिट क्या है आपके पास इकाई का अंक 2, फिर 3 का 3, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है हमारे पास। इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पर 11, 11 के बाद 13, 6 की टेबल बोल लो, 18 से पहले 17, 7 आ चुका है, 19 की बात करें 9 आ चुका है। ठीक है, अब देखो इवन नंबर के नाम पर सिर्फ आपके पास ये होता है। अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो डिजिट्स हमारे पास 0 1 2 3 4, देन आपके पास क्या होते हैं 5 6 7 8 और 9। हमारे पास टोटल मिलाकर के कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, 10 हमारे पास अंक होते हैं। ठीक है, इवन के नाम पर हमारे पास प्राइम में 2 आता है, इवन के नाम पर हमारे पास 2 आपके पास यूनिट प्लेस पर आ जाता है। इसके अलावा कोई भी नंबर इवन होगा, कोई भी नंबर इवन होता है इसका मतलब क्या हुआ, उसकी यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगा या 2 होगा। जैसे 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, अगेन 20 आ गया, तो इनके यूनिट प्लेस पर क्या होता है 0, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो फिर डिविजिबल बनेगा, इवन नंबर बन गया वो। 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। हो क्या सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बाकी हमने चेक कर लिया, देखो 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 1 भी आ गया, इधर 9 भी आ गया। तो टोटल मिलाकर के 10 डिजिट थी, उनमें से 1 2 3 4 नहीं हो सकती, तो कितनी हो सकती हैं, 3 और 3 6। तो अगर आपने ऐसा कोई सवाल कर रखा है तो इन फ्यूचर आप उसको लिख करके भी निपटा सकते हैं, अदरवाइज ये अप्रोच भी आपकी बेस्ट है। आगे देखो, एक्स वाई और जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, जहां x लेस देन y है और y लेस देन z है। x प्लस वाई प्लस जेड 70 है, तो z की वैल्यू, यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग टाइप के डिस्टिंक्ट आपके प्राइम नंबर्स हैं। अगेन देखो, इस सवाल को घुमाया, एक एग्जाम में यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछा, दूसरी एग्जाम के अंदर या किसी और पेपर के अंदर, यूपीएससी के पेपर में उसने x प्लस वाई प्लस जेड 70 रखा, इवन रखा। देखो आपने ये सवाल कर लिया तो आपकी बात तो पकड़ में आ गई कि 2 तो मस्ट है, इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज अदर प्राइम नंबर ओड 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 होंगे, सम ओड बनेगा, 100 तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से आपको तुरंत आइडिया लग गया कि भाई ये सवाल कैसे सोल्व होगा। x प्लस वाई प्लस जेड जो है, इनमें तो x तो आपने ले लिया 2, y और z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सबका जो सम है वो 70 है। ठीक है, सबका सम 70 है, तो यहाँ से y प्लस जेड जो है, इन दोनों का 2 उधर चला जाएगा, ये कितना आएगा 68। ठीक है, अब ये आपसे एक बात कह रहा था कि x y और z ये है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है z की वैल्यू क्या हो सकती है। आपको इतना तो पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। ठीक है, अब पीछे जो आपके पास नंबर बने हैं, कौन बचा है, y और z, उन दोनों का सम कितना बनेगा 68। अब क्या हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, नहीं भाई, आप ऑप्शन से ट्राई कर लो। कैसे, आपको ये नंबर क्या रखने हैं, प्राइम रखने हैं। z आपको पूछा है, ऑप्शन में दी गई सारी वैल्यू प्राइम है, किसी एक ऑप्शन से आप उठा लो। जैसे मान लो आपने z को 37 लिया, 37 लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाया, 8 में से 7 चला गया, 1 बचा, 6 में से 3 चला गया, 3 बचा। 31 भी आपके पास क्या है, प्राइम, 37 भी प्राइम है। तो y छोटा है, 31 मान लिया, इसको 37 मान लिया। ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप z को मान लो 29 ले लेते, 29 ले लेते, 29 को इसमें से लेस करते तो y की वैल्यू 39 आ जाती।
तो फिर ये केस ही जस्टिफाई नहीं होता y लेस देन z का, ये वैसे ही हट जाता। हालांकि इसमें तो आंसर ही आ चुका है। अगर आप मान लो 43 से ट्राई करते z की वैल्यू, इसमें से 43 को लेस किया, 8 में से 3 चला गया 5, 6 में से आपका 4 चला गया, तो आपके पास 2। 25 के साथ समस्या ये है कि ये आपका प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी यूज नहीं होगा। अगर आप मान लो 31 ले लेते तो y की वैल्यू 37 हो जाती, तो फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो इसका मतलब ये आंसर था कि आप यहाँ से चेक करते तो आपका रिजल्ट आ जाता। वो हमने बस सवाल को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आगे चेक किया, बाकी आंसर एग्जाम में ऐसे बन जाता है। ठीक है, खैर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों को डील करना है। और अगर आप मुझसे सी सेट का जो क्वांट सेक्शन है वो पढ़ना चाहते हैं तो वास्तु कॉन्सेप्ट ऐप के ऊपर मेरा मैथ्स का कोर्स आता है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं तो हम नंबर सिस्टम को इस कोर्स के अंदर एकदम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम और नंबर्स का नॉलेज। कारण क्या है, यही सबसे क्रूशियल पार्ट होता है जिससे एरर होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, साथ ही सवालों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है यहाँ पर वो रहता है अर्थमेटिक सेक्शन का, और एक मान लेते हैं अलग से हम लोग DI का। ठीक है, अगर अर्थमेटिक में आपको रेशियो, एवरेज, परसेंटेज आता है तो DI में कोई इशू नहीं आता, इसके 2-3 बेसिक हैं वो कवर करने होते हैं। तो अगला जो पार्ट है वो आपका अर्थमेटिक का रहता है। नंबर सिस्टम के साथ ही हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF, ये वाला जितना भी पोर्शन रहता है ये हम लोग इसके अंदर एकदम डेप्थ के अंदर जा कर के पढ़ेंगे। सबसे पहले डिटेल में थ्योरी, और दूसरा रिलेवेंट सवाल। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई SSC ने सवाल पूछा, अब हमारी एग्जाम जैसे पूछ रही है वैसे हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा दिमाग कैसे खुलेगा। अलग अलग सवालों पर डिस्कशन करेंगे तो फिर परफेक्शन आएगा। ये पोर्शन है, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ, एकदम ईजी पड़ता है हर बच्चे के लिए। और ये वाला पोर्शन जो है, इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर का होता है। इसमें जब चैप्टर चलेंगे जैसे LCM, HCF एकदम इजी होता है, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर्स, ये सारे के सारे, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे के सारे आपके पार्ट इजी होते हैं, क्योंकि इसमें सीधी सीधी रिजल्ट्स होते हैं कि देखो ऐसे होता है, और इसका सारा लेकर के हम सवालों को ऐसे सोल्व कर देते हैं। नंबर्स के साथ इशू ये है कि जैसे किसी बच्चे को कहें कि इवन नंबर, ओड नंबर, वो कहते हैं मेरे को सब आता है इवन नंबर, 2 4 6 8 10 इवन है, 1 3 5 7 9 आपके ओड। अगर उसे कहें एक ओड नंबर में ओड नंबर का डिवीजन करते हैं तो वैल्यू ओड आएगी या इवन आएगी, कैसी वैल्यू आ सकती है। तो ऐसे स्टेटमेंट उसके सामने रखे वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो जनरली स्टूडेंट ओड इवन के बारे में इतना सा जानता है, उससे ज़्यादा कि ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे ओड आ जाएगा, लेकिन जैसे डिवीज़न कर दिया, पेयर कैसे क्रिएट करने हैं, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। ऐसे ही प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आपके रेशनल, इरेशनल, बार बार वो पूछता है। वो डेप्थ में आपको जब तक नहीं पता होंगे आप सवाल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कोर्स है वास्तु कॉन्सेप्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और इस कोर्स के अंदर एक यूनिक फीचर हम लोग आपको दे रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट ग्रुप, जिसके अंदर मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, ताकि आपके इश्यूज हैं उनका हम लोग रिजोल्व कर सकें। चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।